मैं खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लठ चले हैं इस राज्य पर, ये विषय है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और न ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोई कार्रवाई सरकार ने की। हमको उम्मीद थी कि सरकार इस बार की कैबिनेट में गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी और उनके पुराने भुगतान का जिक्र करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गन्ने के सीरे से बनने वाली शराब का मूल्य जरूर बढ़ाया गया। तो सरकार अकंठ जो डूबी हुई है, खनन इस प्रदेश में जिस तरीके से चल रहा है, कुछ पेपर्स हैं, मैं इस होली के बाद आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत होऊंगा कुछ सबूत को लेकर। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम सरकार को घेरने का काम विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे। देखिए, कांग्रेस क्या करती है और क्या नहीं करती इस विषय पर तो कांग्रेस इस बारे में सोचे, लेकिन हम ये कहते हैं गैरसैंण के बारे में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो गैरसैंण की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी गैरसैंण के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। और साथ ही हमने जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में उनकी घोषणा के अनुरूप उन्होंने कहा था कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, उसी के अनुरूप इस समय बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। और गैरसैंण को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और उसके समुचित विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ही काम करने वाली है। कांग्रेस को सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसको सेकने को काम कर रही है। तो गैरसैंण में सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और किस तरह से घेरना है आपको बता दें। 6 मार्च को कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा और उसमें भी यही सब मुद्दे उठाकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। खासकर महंगाई को लेकर भी ये प्रदर्शन रहेगा। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता संदीप चमोली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सेट्टी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अमरेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है एचएन में। सबसे पहले संदीप भाई आपके पास आ जाते हैं। संदीप भाई, 13 मार्च से गैरसैंण का सत्र शुरू होना है और किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं बीजेपी को घेरने के लिए? मनीष भाई, गैरसैंण जो इस राज्य के सभी लोगों के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। गैरसैंण इस राज्य के लोगों के लिए राज्य बनने से पहले भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। उसी गैरसैंण में जहां तत्कालीन भाजपा की सरकार विधानसभा सत्र का आयोजन कर रही है, उस सत्र में मुख्य विपक्षी दल यानी हमारी पार्टी कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब विरोध प्रदर्शन मनीष भाई मुख्य कारणों से किया जाएगा, ये आप सब हम सबके सामने है। इस राज्य में वर्तमान स्थिति मनीष भाई प्रत्येक राज्यवासी के सामने है। स्थिति सबसे बड़ी स्थिति जो आप कहेंगे वो सबसे बड़ी स्थिति मनीष भाई इस राज्य में वो है रोजगार। रोजगार के मुद्दे पे आज भी प्रदेश का युवा धरना स्थलों पे बैठा हुआ है। जिस युवा को रोजगार मिलना चाहिए था, जिस युवा का भविष्य बनना चाहिए था, जिस युवा को अपने घर चलाने का काम करना चाहता, आज वो युवा राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ जगह जगह धरने देने का काम कर रहा है। मनीष भाई, दूसरा मुख्य मुद्दा जो हम सबके सामने था वो था हमारी छोटी बहन अंकिता का प्रकरण। अंकिता प्रकरण में आज भी अंकिता के परिजन सामने आके कहते हैं कि राज्य की जो व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उन पे उन्हें विश्वास नहीं है। अभी कुछ समय पहले अंकिता की माँ
मरहूम बेटी की मां सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवार से जो वादे तत्कालीन सरकार ने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। उसमें मुख्य वादा ये था कि अंकिता के भाई को सरकारी रोजगार सरकार दे। मनीष भाई, ये हम नहीं, ये स्वयं अंकिता की माताजी ने सबके सामने, कैमरे के सामने ये कहा है कि इस राज्य में ये हो रहा है। मनीष भाई, इस राज्य में युवा रोजगार जब मांगता है तो उसको तत्कालीन सरकार को तानाशाही तरीके से पीटने का काम किया जा रहा है। इन सबको लेके मुख्य मुद्दा बनाकर कांग्रेस गैरसैंण में तत्कालीन सत्ता दल को जगाने का काम करेगी। इसलिए सत्र के पहले दिन कांग्रेस करण मेहरा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घेराव करने जा रही है। ठीक है, नरेंद्र सेठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र भाई, स्वागत है चैनल में आपका। सतवीर भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। मनीष जी, आपको प्रणाम और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मनीष जी, कांग्रेस का वो हश्र हो चुका है कि जो जनता ने बहुत पहले तय किया था कि इस रास्ते पे कांग्रेस चलना शुरू करेगी। आज जब सरकार अपने कामों को जनता तक पहुंचा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम धरना प्रदर्शन करेगी। आज स्थिति ये हो गई है, जो कभी पूरे भारत में इमरजेंसी लगाती थी वो धरने का सहारा ले रही है कि इमरजेंसी तो लगा नहीं सकती। और दूसरा, जो गैरसैंण की जो बात है, उत्तराखंड की हृदय स्थली उस समय से बनी हुई है जब इस उत्तराखंड के राज्य की मांग थी। दशकों से इसकी मांग उठती रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पूर्ण किया। उसके बाद इस उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जो कि कांग्रेस के समय पे, हरीश रावत के समय पे खत्म हुआ। उसको दोबारा से कंटिन्यू कैसा किया जाए, एक दौड़ भी दिल्ली तक नहीं लगाई, मगर अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार उन्होंने दौड़ लगाई। और वही कारण रहा कि जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं, उसके लिए कोई पहल नहीं करी तो इनका दल भी टूट गया। और दूसरा, जो हमारा जो गैरसैंण है उसको भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भी हमारे समय पे हुआ, जब आदरणीय मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और इस समय जो बजट सत्र, वहां पर भी ऐतिहासिक बजट सत्र होगा। उत्तराखंड के जन कल्याण की जो महत्वपूर्ण योजना है उस बजट में आपको वो देखने को मिलेगी। और दूसरा, ये जब भी सत्र चलते हैं उसके आपने देखा ही है कि इनका चाहे केंद्र का सत्र चलता हो या यहाँ का सत्र चलता हो, वो इससे पहले वाले सत्र में भी आपने देखा है कि इनके तमाम विधायकों को जब कभी वहाँ विधानसभा के अंदर होना चाहिए तो उसके बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और आज भी वही स्थिति में जा रहे हैं। उनको पता है कि इस प्रकार का जो बजट है वो पूरा का पूरा बजट। और दूसरा, इस बजट की खूबसूरती मनीष जी ये है कि ये बजट इससे पहले भी और इस बार भी जनता के बीच में जाके विचार विमर्श किया। उनसे तमाम जो संगठन है, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे दूसरे जन संवाद उनसे किया गया कि भाई किस प्रकार का बजट होना चाहिए और क्या आपकी आशाएं हैं कि इस बजट में वो सम्मिलित होना चाहिए। उनसे मिलकर ये बजट बनाया गया कि मतलब कि पूर्ण जो ये बजट है कि इस प्रकार का जब संवाद हुआ तब ये बजट तैयार। दूसरा, एक और तीसरी बात एक और रख देता हूं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। आज उत्तराखंड उन प्रगतियों और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आज केंद्र की पोषित योजना 100% लागू हो रही है और अंतिम द्वार तक पहुंच रही है। और उसमें प्रदेश की सरकार अपना जितना सहयोग हो सकता है उससे बढ़ के सहयोग कर रही है। ये कांग्रेस के पाचन में नहीं आ रहा। किसानों की बात है, कांग्रेस के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि जो किसान बहुल, जो कि गन्ना किसान बहुल क्षेत्र आपका उधम सिंह नगर और हरिद्वार पड़ता है, आप इससे पहले वाले उसमें चले जाइए। जब किसानों का रिलीज हुआ था, एक पैसा भी बचा नहीं। 104 करोड़ जो उनका पैसा था एक ही किस्त में जारी किया, वो सारा का सारा पैसा। किसानों के प्रति हम चिंतित, केंद्र सरकार भी चिंतित, हम भी चिंतित। और जब किसान आंदोलन चला था, मुख्यतः उसमें जो किसान जो थे वो कहां से थे? पंजाब से थे। और क्या हुआ वहां पर? कांग्रेस का पूरी की पूरी कांग्रेस साफ हो गई। जब चिंता होती है और उनके लिए काम होता है तो परिणाम सरकार के आते हैं, वो आपने सबने देखा है। ठीक है अमरेंद्र भाई, फिलहाल आपके तो कोई विधायक है नहीं, लेकिन फिर भी सत्र पर आप लोग की भी नजर रहेगी। और कांग्रेस ने अपना भाई ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हम ये सवाल उठाएंगे। उससे पहले सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से तैयारी कर चुका है कि हमें इन्हें जवाब कैसे देना, मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। जी जी, देखिए मनीष भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड सरकार जब से मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोले अमरेंद्र भाई बोले। हाँ मनीष भाई, जब से ये राज्य बना है तब से लेकर के और आज जब गैरसैंण में जो है बजट सत्र का आयोजन होना है, एक भी सत्र ऐसा नहीं हुआ जिस सत्र को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों दलों की सरकारों ने पूरा किया हो।
बल्कि कोई भी सत्र हो वो जितनी उसकी अवधि होती है उससे आधे समय भी नहीं चला पाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही सरकार मतलब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनको ये सोचना चाहिए कि ये सत्र इस बार पूरा चले। पहली जिम्मेदारी पहला दायित्व तो उनका पक्ष और विपक्ष का ये होना चाहिए। रही दूसरी बात की मुद्दों को लेकर के, तो उत्तराखंड इस समय उत्तराखंड में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के इस सत्र में बातचीत की जा सकती है। और जैसा कांग्रेस ने भी ये इशारा किया कि वो इस समय नौजवानों को लेकर के जो बेरोजगार है, जो उत्तराखंड के बेरोजगारों को देहरादून की सड़कों पर पीटा गया, उनको जेल में भेजा गया, उनके खिलाफ धारा 307 जैसे मुकदमे लगाए गए, तो उनको लेकर के ये बहुत गंभीर प्रश्न है और विधानसभा के भीतर इन सवालों का उठना लाजमी है। पहली बात। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात करें, इस प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर के अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर लगातार तार होता रहा है। तो उसको लेकर के भी सत्र में उसको लेकर के भी चिंता की जानी चाहिए। और न केवल चिंता बल्कि सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को निभा पाने में असफल रही है उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन पर तभी बात होगी जब ये सरकार जो है यहाँ पर सत्र को पूरा चलाएगी। यहाँ परंपरा ये रही है कि ये सत्र को चलाते ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी जब सत्र होगा तो आप देखेंगे कि खाली मौज मस्ती करके गैरसैंण में करके ये वापस लौट आएंगे, सत्र को पूरा नहीं करेंगे। तो इससे ये लगता है कि ये मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी चिंतित नहीं है। नरेंद्र सेठी जी, देखिए एक तरफ तो बीजेपी कह रही है देखिए भाई सत्र चालू है और हम जो बजट लेकर आ रहे हैं, इस बार बजट भी हमारा ज्यादा है और कांग्रेस इसको लेकर बौखलाया है। वहीं कांग्रेस कह रही है भाई हमारे पास तो 4-5 मुद्दे हैं, हम इसको लेकर घेरेंगे। अब कांग्रेस ने तो मुद्दे बता दिए इनको, अब ये तो तैयारी कर ही लेंगे। सर अगर हमको बता देगा कोई हमें मारने आ रहा है तो हम तैयारी नहीं करेंगे, तो वो तो तैयारी कर लेंगे, फिर आप फिर चिल्लाते रहेंगे। भाई एक प्रश्नकाल का समय होता है, उसमें आप प्रश्न पूछते हैं, उसमें प्रश्न पूछेंगे, सत्ता पक्ष आपको जवाब देगा। अब आप कितने संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं फिर आप पे निर्भर करता है ना। मनीष जी, देखिए गैरसैंण को लेकर जैसे ही कोई सत्र की बात आती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। ये थोड़ी बात समझ से परे है कि आपने गैरसैंण का जो मकसद है वहाँ पे सत्र चलाने का, उसके पीछे जो लॉजिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देते हैं वो इस बात को देते हैं कि वहाँ सत्र चलाने से वहाँ का विकास होगा और जो पर्वतीय राज्य के गठन की मूल भावना थी उसको बल मिलेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चक्राता जनजाति क्षेत्र जो है, आज तक जो जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से केवल 3 मुख्यमंत्री आज तक वहां गए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो क्या अगर प्रदेश के प्रति जो सुदूर क्षेत्र हैं या जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनके प्रति इस प्रदेश के मुखिया अगर संवेदनशील हैं तो केवल गैरसैंण में बैठ के नहीं होंगे, उनको कपकोट में भी जाना पड़ेगा, उनको बागेश्वर में भी जाना पड़ेगा, उनको चक्राता में भी जाना पड़ेगा, त्यूनी में भी जाना पड़ेगा। और ये जो धारणा है और जो एक सत्र विशेष को लेकर राजनीति शुरू होती है, मुझे लगता है कि ठीक है, विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अपना फर्ज समझती है उस बात का विरोध करने का, लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी बात जो ये है वो सोचने की बात ये है कि इन पूरे विरोध से जो पूरे मूल मुद्दे हैं सत्र के वो कितने प्रभावित होते हैं और प्रश्नकाल होते हैं या जो सत्र का जो समय है, जिन चीज़ों का हल और चर्चा होनी है वो अगर धरना प्रदर्शन में ख़त्म हो जाएगा तो इतना सरकारी अमला जो पूरा तामझाम है, जितना खर्चा है, 1 मिनट जो सत्र चलता है उसके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि प्रदेश की आर्थिकी के ऊपर बोझ पड़ेगा अगर हम लोग इस तरीके की धारणा के साथ चलेंगे कि हर समय हमें विरोध प्रदर्शन करना है वहाँ पे। और अगर कांग्रेस को ये लगता है तो कांग्रेस इसका वैकल्पिक रास्ता भी देखे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ गैरसैंण में पहुँच के ही विरोध करना है। आप पूरा सदन में आप वॉकआउट करते हैं जैसे यहाँ पे, तो आप एक बार गैरसैंण में वॉकआउट करके देखिए, आपको और आपकी बात का समझ आ जाएगा कि जनता आपके साथ कितनी है। तो मेरा ये मानना है कि गैरसैंण को राजनीति का मुद्दा ना बनाकर गैरसैंण को पर्वतीय मूल से जो जुड़ी भावना है उसको बल देने के लिए प्रदेश सरकार को 365 दिन काम करना चाहिए। सिर्फ 4 दिन, 6 दिन या 10 दिन का सत्र चला के ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सतवी भाई जल्दी से जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अब
अपने वादों पे पूरा नहीं उतरते। अब वादों की कौन बात करे इनसे, हमने तो लगातार अपने वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब आए थे दिल्ली के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, यमुना को हम बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे। अब यमुना के स्वच्छ बनाने के चक्कर में कह रहे थे कि वहाँ ऐसा फ्रंट बना देंगे कि लोग सुबह शाम उसकी वाहवाही करेंगे, उसको लंदन से कंपेयर करने लगे। और वहाँ देखा रोहिंग्या फ्रंट बन गया। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे ये। आप देख लीजिए पंजाब में क्या स्थिति है, जेल के जेल लूटे जा रहे हैं, रोज नौजवान मर रहे हैं। कह रहे थे 10 दिन में हम नशा तस्करी मिटा देंगे। 29% ऑन रिकॉर्डेड है ये, 29% उनकी वो बढ़ गई है। भगवंत मान दिल्ली लगा दिए कि भाई किस प्रकार से लोग वहाँ पर जिस प्रकार की हत्याएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, जेल लूटे जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट तलब करनी पड़ी उनको। एक और इन्होंने ये कहा कि नौजवानों का, जिस प्रकार से नौजवानों को हमने रोजगार देने के लिए एक तो पूरा कैलेंडर बनाया, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस भर्ती में अब पूरी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, यूकेपीसीएस का हमने एग्जाम कर दिया और युवाओं को देखते ही हर साल यूकेपीसीएस का एग्जाम होगा। और तीसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमने स्टार्टअप के माध्यम से उनको लोन देने का काम किया, स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ने का काम किया, वो तमाम जो कार्य है वो हमने किया। और केंद्र पोषित जो जैसे मुद्रा योजना है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, उन सब से जोड़ने का हमने काम किया। और युवाओं की जब बात आती है तो सबसे पहले अगर उनके लिए अगर किसी ने पूरा बैकग्राउंड बनाया, मैं आपको एक डेटा बताता हूं। जब यूपीए सरकार भारत से गई, सरकार से गई, मात्र 400 स्टार्टअप भारत के अंदर थे। आज की डेट में 90,000 स्टार्टअप है और 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप है मनीष जी। और अगर एक स्टार्टअप का टर्नओवर होता है 6 से 7 हजार करोड़ रुपए। आप सोचिए, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं था, 400 स्टार्टअप थे, कहां 90,000 स्टार्टअप हो गए। तो युवाओं के प्रति जिस प्रकार से कार्य हमने किया है वो केवल इसलिए नहीं किया है, वो हमने इसलिए किया है कि वो राज्य की उन्नति के साथ साथ भारत की उन्नति को, राष्ट्र भी विश्व पटल पे किस प्रकार से उसको लाया जाए। पूरे विश्व में मैं आपको बता दूं कि 100 यूनिकॉर्न नहीं है, भारत मात्र एक ऐसा देश बन गया जिसके पास 100 यूनिकॉर्न है और जिनका टर्नओवर मैंने बताया एक एक स्टार्टअप का 6-7 हजार करोड़ का स्टार्टअप है। और दूसरा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने उनको अपने उद्यान के माध्यम से भी जिस प्रकार से उनको जोड़ने का काम किया कि पलायन को किस प्रकार से रोका जाए, उनको कैसे सैचुरेट किया जाए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने किया है कि प्रत्येक गांव को किस प्रकार से उसके लिए योजनाएं बनाई जाए, वो लगातार योजनाएं बनाई जाए, सोलर पंपिंग के माध्यम से किस प्रकार से उनके बागवान को संचित किया जाए और वो तमाम उन्नत किस्म के बीज दिए जा रहे हैं। संदीप भाई, आप संतुष्ट हैं जवाब से? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात का जवाब ये देना चाहूँगा कि भाजपा के साथ ही हर मंच पे कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा राहत पैकेज को समाप्त किया गया जो पर्वतीय विशेष राज्यों को मिलता था। भैया 2014 से अब तक आप सेंटर में भी हैं और इस राज्य में भी हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप इस पैकेज को दोबारा शुरू करें। हमने कोई गलती की, हमने उसको स्वीकारा। हम आपको आमंत्रण देते हैं कि आप इस पर्वतीय राज्य, इसकी मूल धारणा पर्वतीय लोगों का विकास है, आप विशेष राहत पैकेज जारी करिए, हम आपके साथ उस काम को हम बढ़ावा देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे क्योंकि मैं भी इस राज्य का वासी हूँ। दूसरी बात मनीष भाई मैं कहना चाहूँगा कि किस यूनिकॉर्नों की बात करते हैं। भारत की वर्तमान की जो बेरोजगारी की दर है ना, और इस राज्य की जो वर्तमान बेरोजगारी की दर है, ठीक है आप कांग्रेस को कितना कोस लीजिए, आप अन्य दलों को कितना कोस लीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि इस राज्य के वर्तमान समय की बेरोजगारी जो दर है, आप उसके पिछले 22 वर्षों में मनीष भाई हम सर्वोच्च स्थान में हम खड़े हैं। ठीक है मनीष भाई, सर्वोच्च स्थान में हम खड़े हैं। दूसरी बात मनीष भाई, गैरसैंण के सापेक्ष में ये कहते हैं एक राजनीतिक दल का हमेशा अधिकार होता है। क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश में और राज्य में आपका कोई विरोध ना करे? क्यों नहीं आपका विरोध करेगा? क्या आपके हर कार्यों को जनता मान रही है? अगर मानती तो कम से कम 10,000 जो युवा जो किसी भी दल का नहीं था आपका विरोध सड़क पे बैठ के कर रहा था गांधी पार्क। अगर आपकी योजनाएं इतनी प्रभावशाली युवाओं के लिए होती तो वो युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं था, किसी राजनीतिक दल ने आपका विरोध नहीं किया, इस प्रदेश का युवा आपका विरोध कर रहा था। और अब आप कहेंगे कि उसमें इस प्रदेश के राजनीतिक दल जुड़ के उनकी सहायता करते, उनको उकसा रहे थे। तो जब प्रदेश का युवा आपका विरोध करेगा तो राजनीतिक दल का हमारा होने का कर्तव्य हमारा बनता है कि आपके उन गलत कृत्यों का हम विरोध करें। मनीष भाई, क्यों नहीं प्रदेश का युवा इनका विरोध करेगा? जब यूके त्रिपलएससी प्रकरण सेठी जी हमारे सामने पहली बार खुलता है तो किसका नाम आता है? हाकम सिंह का। कौन है हाकम सिंह? भाजपा का जिला पंचायत। फिर जब प्रकरण और आगे बढ़ता है और तेजी से आगे बढ़ता है तो किसका नाम आता है? हरिद्वार के विधानसभा के हरिद्वार में जो ग्रामीण है, ग्रामीण में जो इनके मंडल अध्यक्ष थे उनका नाम आता है। निरंतर जब भाजपा के लोगों का नाम मनीष भाई किसी नौकरी बेचने के, नौकरी चोरी करने के नाम में आता रहेगा तो निश्चितता ही प्रदेश का युवा तत्कालीन सरकार के खिलाफ सत्ता में रहेगा। और अंकिता बहन प्रकरण में
चलो यूके SSSC में आपने मनमानी की, नहीं कही सीबीआई जांच। जब अंकिता के परिजन आपसे चीख चीख के हर जगह कह रहे थे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, क्यों आप सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? वो तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। कल भी, अभी 2 दिन पहले ही अंकिता की मदर ने फेसबुक लाइव किया, मीडिया के माध्यम से कहा कि हम सरकार के जो कार्य जो हमारे कानूनी हमारी बेटी के लिए होने चाहिए, हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो। मनीष भाई, कौन इनको रोक रहा है? क्यों ये जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं? और आपका गैरसैंण में कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि इस प्रदेश को इन 22 वर्षों में आपने जितना हम आगे बढ़े थे उतना पीछे ले जाने का काम आपने किया। ठीक है। अमरेंद्र बिष्ट जी आ रहे सतीश भाई, उनसे भी जवाब ले लें, फिर नरेंद्र सट्टी जी का अपना ओपिनियन ले लें, उसके बाद आते हैं। अब अमरेंद्र बिष्ट जी, देखिए सवाल ये है कि भाई ये तो अपना बजट लेकर आ रहे हैं और जैसा कि अभी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, सतवीर सिंह चौहान के जो भी वो बात कह रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। अब यहीं पर संतुष्ट नहीं है तो आपको लगता है कि विधानसभा में संतुष्ट हो पाएंगे ये लोग प्रश्नकाल में? मेरे तो यही नहीं समझ में आता प्रश्नकाल रखा क्यों जाता है आखिर? संतुष्टि के लिए रखा जाता है ना, कि वो सवाल पूछ सकें और सवाल का जवाब ले सकें। बावजूद इसके जब जवाब मिलता है फिर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन चालू रहता है। देखिए, ये कांग्रेस का संगठन क्या किस तरीके से विरोध कर रहा है, वो उनका संगठन का अलग तरीके की बात है। करण माहरा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि करण माहरा इस प्रदेश में विधायक नहीं है, वो सदन के सदस्य नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक संगठन के रूप में उनकी क्या रणनीति है, वो कोई संगठन सत्र के भीतर की बात नहीं कह रहे हैं, वो अपने संगठन के गतिविधियों की, कार्यक्रमों की, रणनीति की बात कर रहे हैं। तो सदन के बाहर उत्तराखंड के जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के जाहिर तौर पर उनको वो काम करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हम तो सदन के भीतर है नहीं, तो हमारे लिए सदन में जगह नहीं है, हम सड़क पर, हमारा भी संघर्ष रहेगा। आपने बात की कि सदन के भीतर, जहां तक आपने प्रश्नकाल की बात की, तो निश्चित तौर पर मैंने पहले भी इस बात को लेकर के कहा कि इस समय कांग्रेस और भाजपा के तमाम विधायक, क्योंकि जन भावनाओं से चुने गए हैं, उन पर जन भावनाएं व्यक्त की है उत्तराखंड के लोगों ने, तो उनका पहला दायित्व तो बनता है कि जो अवधि है सत्र की, उस सत्र की अवधि को सबसे पहले तो पूरा करें, और उसके भीतर राज्य से जुड़े, चाहे अंकिता भंडारी से जुड़े कि सीबीआई जांच से जुड़ा सवाल हो, चाहे रोजगार को लेकर के सवाल हो, चाहे आंदोलनकारियों से मारपीट का और उन पर असंगत धाराएं लगाने का सवाल हो, चाहे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो, सदन के भीतर उठने चाहिए। राज्य में बहुत सारे विषय हैं। राज्य में आप अभी बहुत बता रहे थे, अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख कर रहे थे हमारे सतवीर भाई, लेकिन ये आंकड़ा भी सरकार में आना चाहिए उत्तराखंड की विधानसभा में, कि पिछले 7 वर्षों में पलायन जो रुकना चाहिए था, वो पलायन, ये कितना भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहां पर पलायन घटने की बजाय पलायन बढ़ा है। नौकरियां, ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां देने का काम किया, तो नौकरियां देने का काम नहीं किया, नौकरियों में कटौती हुई है। उत्तराखंड की जन भावना, चाहे वो बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज को लेकर के हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर के हो, जन भावनाएं ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से किस तरीके से मुख्यमंत्री जी बेहुदा बयान दे रहे हैं सीबीआई को लेकर के, कि उनको ऐसा लगता है कि सीबीआई के कारण सारी भर्ती प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जितने भी प्रश्न लगे हैं, जितने भी सारे विधायकों ने, माननीय विधायकगणों ने प्रश्न इस सदन में अब तक जमा किए हैं, उन सब पर बात होनी चाहिए। अगर उन पर बात नहीं होगी तो कैसे प्रदेश के विकास की बात होगी? और बताइए कि सत्र अवसान कौन करता है? कोई विपक्ष करता है क्या? सत्र के अवसान की घोषणा 3 दिन 4 दिन अमरेंद्र भाई पक्ष कर दे रहे हैं। फिर हम आपके पास आएंगे सतीश भाई आएंगे, नरेंद्र सेठी जी अभी आपके पास आएंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एशियन न्यूज। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो इधर सत्र की बात चल रही है, उधर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है घेरने की, और कह रही है कि भाई हम तो मुद्दा उठाएंगे और बीजेपी को 2024 और 2023 के निकाय चुनाव में हरा कर दिखाएंगे। नरेंद्र सेठी जी आपके पास आ जाते हैं कि अभी देखिए, अभी यहाँ पर दोनों पक्ष है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है।
यहाँ पर लोगों की बात नहीं बन पा रही है। ये जवाब दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनसे मैं जवाब ले रहा हूँ, कोई किसी का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन संदीप भाई जवाब से संतुष्ट नहीं है, विधानसभा में कैसे संतुष्ट होंगे आप बताइए। मेरे से? हाँ नरेंद्र जी। देखिए, मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा इस प्रदेश का, कि जहाँ पे रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री चार धाम के लिए आते हैं और पूरे देश में एक यहाँ की संस्मरण और छवि लेके जाते हैं। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पर्यटन, यहाँ की धर्माटन, यहाँ का सब विश्व में विख्यात है और यहाँ के नेता भी विश्व में विख्यात है। आप ये देखिए कि छोटा सा प्रदेश, 70 सदस्यीय विधानसभा, और उसमें आधे से ज़्यादा समय जो है वो केवल खींचातान में व्यतीत होता है, जो कि इस्तेमाल होना चाहिए कि जो दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें हैं कहाँ बननी है, पेयजल की योजनाओं का क्या होना है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है। अकेले पर्यटन मंत्री क्या कर लेगा या अकेले शहरी विकास मंत्री क्या करेगा? क्या कर लेगा, सही बात। आपको मिलकर इस प्रदेश में, आपने कभी सुना, कभी केरल में, तमिलनाडु में आपको प्रदर्शन होते हुए सुने? क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट हाई होने के साथ साथ लोगों को अपने प्रदेश के प्रति प्यार है। हिमाचल में आपने कभी जुलूस देखे इस तरीके के? क्योंकि वहाँ हिमाचल के लोगों को अपने प्रदेश से प्यार है और इसकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की है, सामूहिक जिम्मेदारी है हर उस राजनीतिक दल की जो इस प्रदेश को दिशा देने के लिए सदन के अंदर मौजूद है और इस प्रदेश की छवि निखारने के लिए वो दावे करता है बड़े बड़े। तो मेरा ये मानना है कि किस चीज की कमी है इस प्रदेश में। आपके पास पर्यटन के विश्व स्तरीय औली जैसा आपके पास स्कीइंग सेंटर है विश्व स्तरीय, जहाँ पे कि विश्व स्तरीय खेल हो सकते हैं। आपके पास चार धाम हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यहाँ की जलवायु, यहाँ का पानी, यहाँ का पर्यटन, यहाँ की पहाड़ियाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके गोविंद बल्लभ पंत से लेके रविंद्रनाथ टैगोर तक को यहाँ से प्यार था। उन्होंने गीतांजलि की रचना के टैगोर पथ जो नैनीताल में बना है वहाँ की थी। तो हम लोग शायद मूल मुद्दों से भटक गए और जिस उद्देश्य से उत्तराखंड बना था हम उस उद्देश्य से भी भटक गए और हम एक छोटी आपसी जो खींचातान को लेकर राजनीति और कुर्सी की जो हमारी लड़ाई है उसके संघर्ष में जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उससे अगर हम परहेज करें तो आज भी हम दोबारा, जैसे हम कुछ क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, हम शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े हैं इस प्रदेश में, हम दोबारा अपने स्थान को ऊपर ला सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को हम नहीं गिनेंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम कहाँ चली गई, लेकिन पर कैपिटा व्यक्ति कितना संतुष्ट है इस प्रदेश का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और उसके लिए सिर्फ यहाँ के ये 10 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिम्मेदार नहीं है, या सिर्फ 70 विधायक जिम्मेदार नहीं है। हर उस प्रदेशवासी जो उनको चुनकर भेजते हैं उनको भी इस विवेक के साथ देखना चाहिए कि हम अपना सदन कैसे चुन रहे हैं। ठीक है संदीप भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आ रहे एक सेकंड बस सतवीर भाई। संदीप भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग, अब इसे क्या कहा जाए, कि आप लोग सोचते हैं कि अब हम घेरेंगे, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ये एक संजीवनी का काम बीजेपी के लिए हो जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह की बात की गई, चीन की तारीफ की गई, वहाँ पर लोकतंत्र को लेकर बात की गई, तो इनके लिए तो एक बढ़िया एक मसाला तैयार है इनके पास। आप जैसे आप लोग कह रहे थे हम हाथ जोड़ो यात्रा में चीन की बात करेंगे, मसाला तैयार कर दिया राहुल गांधी ने कि भैया लो ठीक है, तुम चीन की बात करो यहाँ पर, और जाके दूसरी जगह तुमको चीन में सद्भावना दिख रही है, तुम्हें भारत में सद्भावना नहीं दिख रही है। तो राहुल गांधी एक पूरा मसौदा तैयार कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए कि आप लोग अगर कुछ करने भी जाएंगे तो बीजेपी के पास एक मसौदा है, उसको लेकर वो आगे बढ़ जाएगी, आप लोग फिर चुप हो जाएंगे, फिर चीज फिर वहां पर घूम जाएगी। मनीष भाई, सबसे पहले मैं आपकी पहली बात पे आऊंगा। गैरसैंण हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में मनीष भाई, इस राज्य के लोगों के जो इस तत्कालीन सरकार ने जो तंज दिए हैं उन तंजों का जवाब, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम हैं, हमें जिम्मेदारी हमारी बनती है कि सरकार से हम आंख से आंख डालकर उनका जवाब लें। मनीष भाई, उन लोगों का जवाब हम सरकार से मांगेंगे जिनके बेटों को, जिनके बच्चों को, जिनकी बेटियों को
इनके इशारे पर पुलिस द्वारा निर्मम रूप से देहरादून में, उत्तराखंड में पीटने का काम किया गया। इनसे मनीष भाई हम जवाब मांगेंगे उस अंकिता बहन के परिवार के आंसुओं का कि वो उसके पिता दर दर भटक कर अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हम जवाब मांगेंगे उस वीआईपी का, जिस वीआईपी के नाम को बचाने के लिए सेंटर से लेकर यहां तक पूरी भाजपा लगी हुई है, पर उस वीआईपी का नाम इन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया। ठीक। हम जवाब मांगेंगे उस बेटे का जो रोजगार के लिए आया था और गंगा मां में धक्का देकर इनकी पुलिस ने उसको मारने का काम किया। मनीष भाई, इन सब की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर, इस राज्य सरकार के पूरे प्रदेशवासियों ने दी है। फिर ये राहुल गांधी का जवाब जवान मांगेंगे ना बनकर, उनकी जवान फिर बनकर संदीप भाई, ये उनसे राहुल गांधी का जवाब आंखों में मांगेंगे। आंखें डालकर हम मांगने का काम करेंगे। ठीक है, ये मनीष राहुल भाई, गांधी आपकी का जवाब दूसरी बात पे मैं आता हूं। हाँ। राहुल जी ने कहा, हाँ। उन्होंने चीन की कोई भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी जो पड़ोसी राज्य है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी राज्य हो, हमें उससे भाईचारे और आपसी सौंदर्य का माहौल आगे बढ़ाना चाहिए और उनसे बात करने का सुनिए, प्रयास मैं बता हमें दूं करना क्या कहा। चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, छोटा मोटा ही बता दे रहा हूँ। मैं चीन के मामले में विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरी उसे लेकर एक समझ है। एक तरफ अमेरिका व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करता है, दूसरी तरफ चीन सद्भावना को महत्व देता है। उनका विचार एक ऐसे समाज का है जिसमें सद्भावना हो। उन्हें संस्कृति क्रांति देखी है, गृह युद्ध देखा है, लेकिन अब चीन ऊर्जा की बात करता है, प्रक्रिया की बात करता है। ये बात उन्होंने कही मनीष भाई, है, ये मोटा मोटी मैंने बता मनीष दी। भाई, ठीक है। किसी भी व्यक्तित्व में माननीय राहुल गांधी जी की आप पूरा भाषण सुनेंगे, हाँ। उन्होंने किसी भी व्यक्तित्व में ना भारत का अपमान किया, हाँ। न नहीं, चीन ठीक का है। सम्मान। नहीं, ठीक। मनीष मेरी भाई, बात तो उन्होंने सुनिए, कहा, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। नहीं, ठीक है, इन्होंने बात कही, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि वो भारत में रहते हैं, लेकिन चीन की इतनी दूरदृष्टि है, उनकी इतनी तेज है और बहुत अच्छी है कि वो चीन तक देख लिए। मनीष चीन भाई, में चीन- बात सुन, अब सुन लीजिए बात, संदीप भाई बात सुन लीजिए। हाँ, कि उन्होंने देखा कि क्या चीन में क्या सद्भावना चल रही है, क्या है, रोहिंग्या वहां पर जो मुस्लिम है उनके साथ क्या हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा, बहुत सारी चीजें हैं। और उनको ये दिख गया कि सद्भावना से चल रहा है, वो ऊर्जा की बात करता है। भारत ऊर्जा की बात नहीं करता है सर, उनको ये नहीं दिखा भारत ऊर्जा की बात कर मनीष रहा भाई, है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा भारत ऊर्जा की बात नहीं करता। उनको पेगासस उन्होंने उनके पेट में कहा, था। उन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, लोकतंत्र हमारे खतरे जो में है। पड़ोसी मुल्क हैं, लोकतंत्र तो खतरे में है मनीष भाई। लोकतंत्र लोकतंत्र अरे, खतरे में ठीक है। आप यहाँ बोल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे समझ में आ रहा है मनीष भाई, ठीक है। लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया खतरे में है, राज्य में युवाओं को मनीष भाई लाठियों से पीटा जा रहा है। क्या लोकतंत्र खतरे सबको में खरीद नहीं है? लिया है सर। राज्य सर, में इस गांधी तरह के- पार्क पे सर, चिट्ठी संदीप लगा दी भाई- जाती है कि जिस गांधी ने इस देश को आजाद कराया था, संदीप उसकी भाई- प्रतिमा के नीचे आप संदीप सत्याग्रह भाई- नहीं कर सकते। संदीप भाई, इस राज्य में ये हो रहा है आपके मनीष समय भाई। में भी क्या ये सब लोकतंत्र हुआ खतरे में है। नहीं है? जब केंद्र नहीं, में क्या आपके भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है मनीष केंद्र भाई? में आप आपकी बताइए, सरकार थी, आप तो ये उस सब गांधी भी हुआ प्रतिमा के है। नीचे जिन्होंने पूरे संदीप सत्याग्रह भाई, से इस देश को आजाद ठीक है, कराने का संदीप काम भाई, किया। आपके आप समय कहते भी हैं ये उस हुआ प्रतिमा है। में आप सत्याग्रह नहीं कर सकते। संदीप भाई, आपके मनीष समय भाई, भी ये क्या हुआ है। ठीक है, क्या ये ठीक क्या है ये संदीप भाई, आप तानाशाही जवाब नहीं नहीं, है? अब आज आप लोग के पास क्या ये नहीं है मनीष जवाब, भाई तानाशाही क्योंकि नहीं है? आप लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र में राहुल गांधी आपने ने गलत लोगों कहा से- है, मनीष आप भाई, लोग उस चीज को लोगों गलत से भी नहीं कह आपने पा रहे हैं प्रोटेस्ट का और अधिकार भी छीन लिया। सही भी नहीं कह पा अरे रहे हैं। आप रोजगार तो नहीं दे पा रहे संदीप भाई, हैं, आपने विरोध का आ- अधिकार भी आज छीन लिया। आप बात नहीं कर संविधान पा रहे आपको हैं। कहता है कि आप विरोध करें अगर कुछ गलत हुआ है। नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री ऊर्जा की बात नहीं करते यहाँ क्या? के मुख्यमंत्री- आपको यहाँ के मंत्री की यहाँ ऊर्जा के की बात नहीं मुख्यमंत्री दिखती क्या क्या? बात करते हैं? क्या राज्य बात में करते युवाओं की हैं क्या आप भी? स्थिति है संदीप भाई, मनीष ठीक है, सतवीर भाई जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, मनीष जी, सबसे पहले मैं अपने सम्मानित जो मित्र है कांग्रेस के, उनका जवाब देना चाहूंगा। हाकम सिंह से लेके अंकिता से लेके सर, और जल्दी युवाओं से लीजिएगा। लेके हाँ। अंकिता के प्रकरण में जितनी तेज गति से काम होना चाहिए था, उस तेज गति से हमने काम किया, रिपोर्ट सबमिट करी, कानून अपना काम करेगा। सरकार की जहां कोर्ट का आवश्यकता होगी, अदालतों का आवश्यकता होगी, सरकार पूर्ण रूप से उनको काम अपनी कर भी रही है। ठीक है, हाँ। देगी। और दूसरा, मैं एक और प्रकरण इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। लगता हुआ राज्य है हिमाचल, वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। इससे जब हमारी सरकार, इससे पहले तो गुड़िया का प्रकरण हुआ था, अभी तक उनके अपराधियों को ये नहीं आइडेंटिफाई का कौन कौन थे। दूसरा, आईपीएस ऑफिसर तक को हटाना पड़ा वहां पर। यही नहीं, इस भारत का सबसे बड़ा प्रकरण बता देता हूं। युवा मोर्चा के 3 कार्य थे, फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और एक चिश्ती और थे। उन्होंने जब सोफिया स्कूल कॉलेज है राजस्थान में, पूरे भारत का पहला प्रकरण है जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो बुढ़िया हो गई वहां की लड़कियां,
और आज वो मौसी नाना दादी बन गई, मगर आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और वो सारे के सारे कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का महामंत्री। वो फारूक, उस समय 1000 से अधिक लड़कियां जो जिनके साथ शोषण हुआ था, बलात्कार हुआ था, जिनको कि कईयों ने तो आत्महत्याएं करी, वो सबसे बड़ा स्कैंडल था। यहां पर तो जैसे ही होता फास्ट ट्रैक बनता है और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है। अब कानून अपना काम करेगा। और दूसरा, इनकी इसी के साथ जोड़ के मैं आम आदमी पार्टी का जवाब देता हूं। निर्भया जब केस होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, उनके अपराधियों को मशीन देने का, सिलाई मशीन देने का काम किसने किया? ये नाबालिग है, उनको किसने काम किया? अरविंद केजरीवाल ने। आपके पटल पे नाम देके बोल रहा हूं। और अब बात आई आपके दूसरे राहुल गांधी वाली बात और तमाम चाइना वाली बात आ गई। अभी कल के आज का ही अखबार उठा के देख लीजिए, जिस गलवान के लिए कह रहे थे कि भारतीय सेनाओं का अपमान किया गया, वो चाइना जब कह रहा था कि हमारा एक सैनिक नहीं मिला, उसके बाद ये रिपोर्ट आती है जो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं कर पाई, 100 से अधिक सैनिक उनके मारे गए थे। और आज वहीं उसी गलवान में, आज आपने अखबारों में देखा होगा, वो तस्वीरें आई है जो इतनी सुखद तस्वीरें हैं, जिसमें क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, माइनस डिग्री में हमारे जवान वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं और अच्छी और बात बताऊं चाइना को लेके, यूपीए 2 की सरकार थी और पेगासस की बात करी इन्होंने, अभी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस की बात करी। वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, ऑन रिकॉर्डेड फ्लोर की बात है प्रणब मुखर्जी के, उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे के अंदर सोनिया गांधी ने बग लगाया हुआ है, जिससे कि उनको यह पता चल सके कि मैं किससे बात करता हूं। अब ये इस तरह की, और उस समय आरटीआई लगाई गई, 9000 से अधिक फोन टेपिंग हुई और उसके ये बढ़ता बढ़ता आंकड़ा 1 लाख से पार गया। और फिर मनमोहन सिंह ने पटल पे, संसद के पटल पे कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। और जब पेगासस की उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, हमने जांच कराई, हमने कहा अपना मोबाइल दीजिए, अपना फोन दीजिए, वो तक फोन नहीं दिया। ये मात्र केवल किस प्रकार से जो जनता के बीच में जमीन खो चुके हैं, अपने को किस प्रकार से मीडिया रखना, नहीं अभी तो शुरुआत करिए मैंने। और AK एंटनी ही चाइना को लेके कहते थे, जब हमने विपक्ष के नाते, जब संसद के अंदर कहा कि क्यों नहीं आप सड़कें बना रहे हो, इसके क्यों नहीं हवाई पट्टियां बना रहे हो चाइना बॉर्डर पे, कह रहे कि नहीं चाइना इरिटेट हो जाएगा। ये एंटनी का रिकॉर्डेड बयान है सदन के अंदर। और 50 बार से सवाल ये अमरेंद्र भाई, 1 मिनट सर 5 सेकंड, 50 बार से अधिक प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में गए हैं और एक बार भी मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में ठीक है, बहुत दूर नहीं जाना अभी। किस प्रकार से देश, ठीक है अमरेंद्र भाई, सवाल ये है, ठीक है अमरेंद्र भाई, सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ जब भारत में रहिए तो आप तमाम तरह के चाइना की बुराई कीजिए। अभी कहा भी जा रहा था कि चाइना के मुद्दे को उठाएंगे हम लोग, किस तरह से चाइना अंदर घुस आया है, इस तरह की बातें कही गई थी जब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी, इसलिए ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद आप जाते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ पर MBA के स्टूडेंट्स को आप उनको संबोधित करते हैं। आपको भारत में ऊर्जा नहीं दिखती है, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काम नहीं कर रहा, सद्भावना भारत में नहीं दिख रही है, लेकिन चीन में जरूर दिख रही है सद्भावना। ये कैसी राजनीति है अमरेंद्र भाई? कितनी दुश्मनी है? ठीक है दुश्मनी है, मानते हैं, ठीक है आप लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं, ये लोग सब लोग पार्टी सारी बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन विदेश में जाकर ऐसी दुश्मनी क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष भाई, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है और सब भारत में सब नेता आपस में बहुत सौहार्द से रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं? इस बात मोदी को तेरी लेकर कब्र बात आई खुदेगी, कि ऐसे नारे राहुल लगते हैं गांधी ने सब। वहां पर क्या कहा और भारत में क्या अमरेंद्र भाई, कहते हैं। मोदी मेरा तेरी ये कब्र मानना खुदेगी, है ऐसे कि नारे लगते हैं। कहाँ सब सद्भावना से रहते हैं अमरेंद्र भाई? जी जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नारे लगते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो परंपरा है ये हर तरफ से शुरू हुई है। अब अगर इस पर आप कहलवाना चाहेंगे, आप ये बताइए, मैं राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्या आपको मालूम है कि अभी 1 सप्ताह पहले इस देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या बयान दिया था चीन को लेकर के? क्या हम उस बात को भूल रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? ये क्या ये कोई कहने वाली बात है? क्या ये हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि ये अपनी सुविधा से, कांग्रेस या बीजेपी अपनी सुविधा से बात करती है। अब आप कह रहे हैं तो इससे पहले भारत को लेकर के मोदी जी क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे भारत को लेकर के? तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें किसी को डिफेंड करने की या किसी का बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पीछे से मैं इस पर
और भी बातें की जा सकती है कि उन्होंने चीन में क्या कहा, सही कहा, गलत कहा। तो ये राहुल गांधी के बयान की भी हम निंदा करते हैं, और हम जो भारत के विदेश मंत्री ने कहा उस पर भी हमको शर्म आती है कि उनको इस तरीके का बेहुदा बयान नहीं देना चाहिए था। इससे भी भारत का, अगर राहुल गांधी के बयान से भारत का अपमान हुआ है तो विदेश मंत्री के बयान से भी भारत का अधिक अपमान हुआ है। तो ठीक है। इस पर भी सवाल ठीक है, होना चाहिए। तुरंत रिएक्शन भी ले लेते दूसरी हैं। बात, सतवीर मैं भाई ये से कह रहा हूं कि हाँ सतवीर भाई सब कुछ बताने को तैयार हैं, वो सारा बताने को तैयार है कि हमने क्या किया, तो हमारे लेकिन वो पास ये है बताने को आपके तैयार पास नहीं। सतवीर भाई जल्दी से रिएक्शन हमारी लीजिए। बहन अंकिता हत्याकांड अमरेंद्र भाई, में जो अमरेंद्र भाई, वीआईपी रुक जाओ। शामिल था वो कौन है, उसका अरे नाम अमरेंद्र क्यों नहीं भाई, बता ठीक पा है, रहे हो? ठीक है, वो ये जल्दी से स्वीकार सतवीर भाई, करने हमको को भी नरेंद्र तैयार सेठी के नहीं पास है भी कि जाना है। हाकम सिंह उनकी ठीक पार्टी है, का आदमी है। ठीक वो है। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि आरबीएस रावत उनकी पार्टी का ठीक है। आदमी है। सारे जेल वो के ये अंदर है। स्वीकार पहले करने ही को दिन उनको तैयार नहीं जिस सतवीर कि भाई, उत्तराखंड का सतवीर भाई, नौजवान जो सैनिकों जो की बात देहरादून करी की है, सड़क पर इन्होंने सैनिकों की बात करी रोजगार है। पेपर बेचे कन्हैया जाने को कुमार लेकर जिसने के कहा था विरोध कि कर रहा हमारी था, सेना उस पर बलात्कार उनकी करती है, सरकार उस ने पर भी केजरीवाल गले लगाते लाठी हैं। मार दी, उन अब आप पर बताइए कि हत्या के सेना के मुकदमे प्रति उन इनका पर किस दर्ज तरह करा का नहीं, दिए। है। बात वो नहीं हो रही है। उसके साथ ये- जाते विदेश ये मंत्री की बात कर रहे हैं। हमको इससे चिंता, विदेश हमको मंत्री इस की बात बात की कर रहे हैं। चिंता करने से विदेश कि मंत्री वो की क्या बात कर रहे कहता हैं। है, दूसरा सैनिकों की बात कर रहे हैं। अपने राज्य में सैनिकों क्या के हो विदेश रहा मंत्री है, की बात हमारे कर रहे हैं। राज्य में कानून विदेश व्यवस्था मंत्री की बात कैसे कर रहे हैं, कुचली विदेश जा रही विदेश है, हमारे मंत्री, राज्य ये में पीड़ा ये है कि भाजपा के विदेश मंत्री डकैत आज कैसे भारत को इस कभी प्रकार का विदेश पेपर लीक मंत्री कर मिला दे है रहे जो हैं, कि कभी हमारी नासिया बहनों की के बात करता है, जो कि ये हत्याओं में वो बताता है कि शामिल हो हमारे रहे हैं। भारत तो की तमाम इस स्थिति आज वो तरीके के स्थिति है कुकर्म में वो लगे हुए हैं। इस पर हमको कड़ी चिंता करनी ठीक है, चाहिए। नरेंद्र सेठी जी, आपके पास आ जाते हैं। ज्यादा हमारी ग्रोथ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नरेंद्र सेठी जी आपके पास आ जाते हैं। आप तो सब देखते हैं, आप इंटरनेशनल भी देखते हैं, नेशनल भी देखते हैं, आप क्षेत्र को भी देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप विदेश जाते हैं। देखिए सवाल इसलिए ये उठ रहे हैं, है ना? अब लोग कहेंगे भाई ये तो नेशनल है। बात नेशनल का नहीं है, बात मुद्दा जुड़ जाता है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं। अभी कुछ दिन बाद वो यहाँ पर आएंगे भी, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो सवाल इसलिए उठ जाता है कि सर क्या भारत के अंदर सद्भावना नहीं है, भारत के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा, भारत में सब कुछ खराब है। बात यहाँ पर सर ये उठ जाता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर पार्टी के अंदर मनमुटाव है, हो सकता है पार्टी के अंदर मनमुटाव है, लेकिन क्या अभी जैसा कि विदेश मंत्री की बात कर रहे थे अमरेंद्र भाई, लेकिन अमरेंद्र भाई को बताना चाहूँगा कि विदेश मंत्री का एक इन्होंने बयान नहीं सुना। विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे चीन का नाम नहीं लेते हैं, तो विदेश मंत्री ने कहा था मैं चीन से हम लोग डरते नहीं हैं। ठीक है, चीन को उसी के भाषा में जवाब भी दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो विदेश मंत्री ने इस तरह के बयान भी क्या दिया कहा था। विदेश मंत्री ने, क्या कहा आप बताइए। मैंने उनका जो बयान अभी आपको सुनाया वही बात कही ना। मैं उसी और पे आ रहा हूँ। इसका मैंने आशय ये क्या नहीं है? कहा, इसका आशय मैंने क्या है? अमरेंद्र इसका भाई, आशय कोई अमरेंद्र अलग भाई, नहीं है। अमरेंद्र इसका भाई, आशय यही है। अगर इस बात को अमरेंद्र भाई, अमरेंद्र भाई, मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट सतीश भाई, अमरेंद्र भाई, मैंने बात तो सुन लीजिए। या नेहरू इस बात को सोचने लगते हैं। नहीं अमरेंद्र भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि विदेश मंत्री ने ये भी बात कही थी, इसको भी सुनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जो कहा मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा। मैं कहा विदेश मंत्री ने ये भी बात कही थी, उसको भी सुनना चाहिए। नरेंद्र सेठी जी जल्दी से सर जवाब दीजिए, क्या हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी विदेश में है, हमें तो बताना चाहिए। भारत नहीं, ठीक है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने किया था, अपने काम की गुणगान गाते वहां पर कि भाई ये देखिए वो देखिए। आपने एक सिंगर से नहीं सीखा, किस तरह से एक सिंगर जाता है वहां पर पाकिस्तान की वाट लगाकर चला आता है। अब आप सोचिए। देखिए राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, आप ये मत सोचिए कि बयान उन्होंने भोलेपन में दे दिया है। ये राहुल गांधी आज से 2 साल पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। अब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, और जो बयान दिया है उन्होंने वहां जाके बहुत कैलकुलेटेड तरीके से दिया है। वो वहां पर जाके वहां की मीडिया से किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आएगा, ये भी दर्शाता है कि शायद राहुल गांधी को भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं था। बहुत बड़ी बात आपने ये आपको बहुत, मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड बात बता रहा हूँ। और जिस तरीके का इम्पैक्ट वहां से रोल होके वापस आया है, तो शायद अगर ये बात वो भारत में कहते तो उस बात का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो शायद राहुल गांधी अपनी बात कहने में सफल हुए हैं जो चाहते थे। और जो लोग सोच रहे हैं इस बात को कि उन्होंने ये बात वहां जाके कह दी, कहीं भोलेपन में कह दी, तो उनकी गलतफहमी होगी। और दूसरा, लेकिन राहुल गांधी को इस दृढ़ता के साथ भी देखना चाहिए था कि जो बात वो अपने देश में नहीं कह सकते, उनको बाहर जाके नहीं कहनी चाहिए थी। अपने देश की धरती पर कहनी चाहिए जो बात कहनी है। और बाहर खड़े होकर किसी पड़ोसी देश की आप तारीफ करिए, आप बात करिए। हमारे साथ में नेपाल भी है, मालदीव्स भी है, हमारा श्रीलंका भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है। लेकिन हम एक स्पेसिफिक उसको जाकर ये
एक तरीके से राजनीतिक तुष्टीकरण कहलाएगा, राजनीतिक तुष्टीकरण। हमारे देश में तुष्टीकरण अलग होता है, लेकिन ये राजनीतिक तुष्टीकरण कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तुष्टीकरण कहलाएगा। तो इससे उनको परहेज करना चाहिए था, वहां जाके इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। संदीप भाई जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। संदीप भाई ये जानना चाहेंगे कि देखिए आप लोग इधर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक बढ़िया कार्यकर्ता हैं, आप लोग बड़े मजबूती से तैयारी करते हैं। करण महरा को भी मैं सुन रहा था, बेचारे वो भी बड़ा पसीना बहाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरह के बयान आता है तो फिर एक बैकफुट पर आ जाती है कांग्रेस। आप भले ना माने इस चीज को, ये आपके ऊपर है, आपके विचार हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि कितना आप लोग को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। आपको भी मालूम है जब जब व्यक्तिगत बयान हुए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो तब तक बीजेपी उतनी मजबूती से आगे बढ़ी है। मोदी तेरी कब्र खुदे की बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से, त्रिपुरा, नागालैंड, अब देखिए किस तरह से उन्होंने जीता, मेघालय किस तरह से वो जीत गए, और उसको नरेंद्र मोदी ने तुरंत उठा लिया उस बयान को। वो छोटे राज्य है, ठीक है, वो तुरंत उठा लिया उनको कि भाई देखिए मुझे तो ये कहा जाता है, तो उन्होंने उठा लिया, कैच कर लिए। तो आप लोग को भी मालूम है कि चुनाव है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सर खपा रहे हैं, त्रिपुरा जाते हैं, मेहनत करते हैं, भाई आप लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं, बावजूद इसके फिर आपके नेता जाते हैं, एक छोटी सी चिंगारी छोड़ते हैं, सारी मेहनत पे हवा हवाई हो जाती है। सर मनीष भाई, जिस राज्य में सरकार नकल विरोधी कानून पास करके अपने ही कार्यकर्ताओं से उस कानून को सही साबित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से, अपने झंडे से पूरे राज्य में आभार रैली निकालने का काम किया जा रहा हो जिस राज्य में, और जिन युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून मनीष भाई निकाला गया, उन युवाओं के साथ क्या हुआ? जो युवा परीक्षा दे रहा था, उस युवा ने शिकायत की कि मुझे शक है परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया उत्तरकाशी में। इनके लोग रैली निकाल रहे हैं, और जिस युवा के लिए वो कानून निकाला गया, वो आज भी धरना स्थल पे बैठा हुआ है मनीष भाई। उस राज्य में, उस देश में आप समझ सकते हैं मनीष भाई, इस सत्र में हमारे लिए ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चमोली भाई, मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि आप कितनी मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, सुनिए भाई, सरकार ठीक है सर, समय नहीं है, एक मिनट संदीप भाई, इस राज्य 5 सेकंड और मैं आपको दूंगा, एक मिनट उस कर्तव्य का हम पालन ठीक करेंगे। है, बहुत मजबूती से आप देखिए कितनी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारों के साथ ये हुआ, किस तरह से देखिए गैरसैंड की अनदेखी हो रही है, अंकिता हत्याकांड है, लेकिन वहां कैम्ब्रिज में जाके वो राहुल गांधी उस तरह का बयान दे देते हैं। अब बताइए, ये तो आपको घेर लेंगे वहां पर मनीष भाई विधानसभा में। ये क्या घेरेंगे? ये कैसे लोग हैं आप समझ सकते हो ना? एक कानून पास ये भी तो घेरेंगे ना कि भारत के बयान नहीं दे रहे हैं, आभार जता घेर कोई आभार नहीं जता रहा है। तो राहुल गांधी को भी तो समझाना चाहिए ना, अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी तो समझाना। आभार रैली निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या दुर्भाग्य से। ठीक है सतीश भाई, जल्दी से 10 मनीष जी, नींदें देखो कितनी खराब हुई है कि कानून बन गया है, और कानून बनते ही कैसे इनके अभी तो इनके नेताओं की इतनी बेचैनी हो गई है। दूसरा, रुक जाइए, मैं आपके बीच में सम्मान 10 सेकंड है सर, जल्दी सर, समय नहीं मेरे पास। मैं राहुल गांधी नहीं बनना चाहता हूँ। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही कानून बनता है कि इनकी नींदें कैसे खराब होती है, क्योंकि इन्होंने जब पहली जो निर्वाचित सरकार थी, रुक जाइए ना, कानून से भाजपा के लोग जेल जाएंगे। हाँ, वो पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, पूरी लिस्ट आएगी, हाँ सब लोग आएंगे, कांग्रेस की पूरी लिस्ट आएगी, निकाल लो जो 2002 इस राज्य में नौकरी बेचने वाले आपके लोग भाजपा के। नरेंद्र भाई 10 सेकंड, नरेंद्र भाई, अमरेंद्र भाई 10 सेकंड, ये ठीक है, अमरेंद्र भाई 10 सेकंड, ठीक है, अमरेंद्र भाई 10 सेकंड। देश के अंदर एक ठीक है सतीश भाई, ठीक है, अमरेंद्र भाई 10 सेकंड, ठीक है, ये बताइए देश के अंदर घोटालों की कमी नहीं है। राहुल गांधी की बात कर दो जल्दी से सर, 5 सेकंड, मणि सिंह का ऐसे चलते चलते ठीक है। अमरेंद्र भाई, सवाल ये है कि आज अभी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार, इनके आदमी लिप्त हैं। अगर लिस्ट उठा ली जाए अगर भ्रष्टाचार की, तो कांग्रेस तो ऐसे कईयों में लिप्त है, तो क्या कहा जाए? अमरेंद्र भाई जल्दी से 10 सेकंड में, जल्दी से। देखिए, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड की जो पूरी जनता है वो यहाँ पर जो सत्र हो रहा है, इस बात से उम्मीद है कि बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, गैरसैंड में 13 मार्च को बजट सत्र शुरू होने वाला है।
इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अभी से ही नहीं कांग्रेस संतुष्ट हो पा रही है, तो आपको क्या लग रहा है विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस संतुष्ट हो पाएगी? हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।